नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा सा निवेदन है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा देश एक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। जो लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था वो 3 मई को खत्म होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से बताया गया। तो यदि हमको कोरोना वायरस को हराना है तो घर में ही रहना है। यदि आप घर में हैं तो ही सुरक्षित है, बाहर मत निकलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको उन व्यक्तियों का भी ध्यान रखना है जो व्यक्ति ब्लाइंड है। ब्लाइंड व्यक्ति यदि दोस्तों आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो आपको हेल्पलाइन जो नंबर दिख रहे हैं इस पर कॉल करना है। सबसे पहले तो इन नंबर को सेव कर लेना है, 9810511211 इन नंबर को सेव कर लेना है। और जहां पर भी आपके आसपास ब्लाइंड व्यक्ति दिखाई दे तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड। इन्होंने दोस्तों एक पहल शुरू की है वॉइस ऑफ ब्लाइंड के नाम से, खबरी ऐप के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों। तो आपको इन नंबर को सेव कर लेना है और जहाँ पर भी आपको जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं वो दिखाई दे तो आपको इस नंबर पर कॉल करके उनके बारे में बताना है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इनकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी मर्जी से डोनेट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार जरूर चेक करें। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमें खबरी ऐप पर फॉलो नहीं किया है या फिर खबरी ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और हमें फॉलो कर लीजिएगा। यदि हमारे वीडियो आपको ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं तो आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे जितने भी वीडियो हैं वो ऑडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आज के जो प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों वो पर्यावरण अध्ययन के। दोस्तों यहाँ पर आपको 50 प्रश्न मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सीरीज चालू की है जिसमें आपको संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न मिलेंगे। टोटल 500 प्रश्न लिए हैं, जिसमें यहाँ जो पार्ट है वो फर्स्ट है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और जब यहाँ ये 500 प्रश्न पूरे हो जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ प्रश्न हमारे ऐप टेट सक्सेस में देखने को मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि वहां पर 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी? यहाँ पर आपको बताना है ये किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। घरेलू मवेशी तथा भेड़, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये मीथेन हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्यों कहा जाता है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, WWF से आशय, यहाँ पर आपको WWF से आशय बताना क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से आशय होता है WWF का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ पर फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वर्ष 1972 में। याद रखिएगा वर्ष 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? यहाँ पर आपको बताना है जो भारतीय गेंडा है ये कहाँ संरक्षित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है भारतीय गेंडा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आप सभी को पता है, साधारण सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। जो रेड डाटा बुक संबंधित है वो विलुप्त के करीब जीवों के लिए संबंधित है रेड डाटा बुक। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर आपको बताना है जो 16 घास स्थल है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं 16 घास स्थल। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? यहाँ पर आपको बताना है भारत में जो पेलिकन पक्षी होते हैं ये कहाँ प्रजनन करते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये कोक्कारेबेलूर, नेलापट्ट और कुंथनकुलम, इन तीनों में ही पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं भारत में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? यहाँ पर आपको बताना है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? यहाँ पर आपको बताना है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब बनाया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये 1986 को बनाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरा जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरा जिले में, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? यहाँ पर आपको बताना है जो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। याद रखिएगा केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बताना है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये केरल राज्य में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। यहाँ पर आपको जलवायु परिवर्तन का कारण बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये तीनों ही कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर आपको बताना है जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया गया? तो ये 1973 में मनाया गया था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है जो विश्व वानिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? जो अखबार होता है इसमें आपको बताना है कौन सा विषैला तत्व होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो अखबार में लेड विषैला तत्व होता है, लेड विषैला तत्व होता है अखबार में। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में? यहाँ पर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? यहाँ पर आपको बताना है रक्त में जो कैंसर होता है वो किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो ये बेंजीन रसायन से होता है रक्त कैंसर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? 4 विकल्पों में से आपको बताना है वातावरण में जो सर्वाधिक प्रदूषक गैस है वो कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मीथेन। वातावरण में जो सर्वाधिक प्रदूषक गैस है वो मीथेन है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है, आपको इन बातों का ध्यान भी रखना है कि घर में हानिकारक विकिरण का जो सबसे बड़ा स्रोत है उसको आपको कम से कम उसका उपयोग करना है। तो जो घर में हानिकारक विकिरण का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो रंगीन टीवी होता है। क्या होता है? रंगीन टीवी घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। क्या होता है दोस्तों धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वहाँ नाइट्रस ऑक्साइड होता है धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हरित गृह गैस नहीं, यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन ये तीनों ही हरित गृह गैस है। नाइट्रोजन गैस हरित गृह गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? यहाँ पर आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये भोपाल में है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है जो विश्व पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है जो विश्व टाइगर दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? यहाँ पर आपको बताना है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1974 में, याद रखिएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में? यहाँ पर आपको बताना है भारत में सबसे कम वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हरियाणा। भारत में जो सबसे कम वाला राज्य है वो हरियाणा है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1952 में, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू हुई। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? यहाँ पर आपको बताना है किस पशु को लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पाड़ा को लिया गया है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? यहाँ पर आपको बताना है शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं शीतकाल में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपको बताना है जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? यहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1981 में स्थापना हुई भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को वो दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। यहाँ पर आपको बताना है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो वो आर्सेनिक है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से वो कौन सा वायु प्रदूषक है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो लाइकेन है। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया। तो ये अंटार्कटिका में देखा गया ओजोन परत में विशाल छिद्र। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है हमारे देश में जो वन महोत्सव दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से सुंदरवन में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। तो वहाँ वृक्ष सुंदरी है। याद रखिएगा सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण। यहाँ पर आपको पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है। यहाँ पर आपको बताना है यूरिया को लेपित करने हेतु जो प्रयुक्त हो रहा तेल है वो किस पौधे के बीज का है। तो वो नीम के बीज का है। याद रखिएगा यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम पौधे के बीज का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन या फिर संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय वन या फिर संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से वो कौन सा पौधा है जिसको निकाल दिया गया है। तो वहाँ पौधा बांस है। याद रखिएगा बांस को संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया गया है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है वो कौन सा भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो वहाँ पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 50 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। जो पार्ट फर्स्ट था वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका अगला पार्ट चाहिए तो भी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।